IQ का yes, compose your dream। हेलो दोस्तों, क्विक एस चैनल पे आपका स्वागत है। 71 बीपीएससी की तैयारी हम लोग शुरू कर चुके हैं। इसका पेपर 10 सितंबर को है और जो है पिछले 30 वर्षों के हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं और आज के जो है इस हम लोग वीडियो में इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन देखेंगे जो बीपीएससी में पूछे गए हैं और ये सारे बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इनको आप अच्छे से देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस प्रकार से आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इसमें जो है कौन सा कथन सही है इसकी हमें पहचान करनी है। तो पेपर कभी भी जब देने जाए तो क्वेश्चन क्या पूछा रहा, सही है या नहीं है, क्या पूछा रहा, पहले हम इस पर गौर हमें करना होता है। तो उत्पत्ति का जो नियम है इसके बारे में पहला ऑप्शन है, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मापदंड होता है। बिल्कुल सही है। उत्पत्ति के नियम जो है कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन कौन से नियम और कौन कौन से शुल्क लागू होते हैं। बिल्कुल सही है। ठीक है। इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही। और उनका महत्व इस तथ्य को प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रबंध जो है आपका प्रतिबंध आपका आयातों के स्रोत पर जो है क्या होता है, निर्भर करते हैं। तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन 2023 69 बीपीएससी में पूछा गया था। तीसरे बड़े बड़े क्वेश्चन भी बीपीएससी में पूछे गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। इस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी क्या है, तो इसकी जो है नियोजन की आवश्यकता के कारण गलत हो जाएगा। तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण बिल्कुल सही है। कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण बिल्कुल सही है। औद्योगिक उन्नति में मंद गति के कारण बिल्कुल सही है। तो याद रखना, अल्प विकसित देश इसलिए कहते हैं क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, कृषि पर लोगों की निर्भरता ज़्यादा है और उद्योगों का विकास धीमी गति से है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 2, 3 और 4 सही है। यही मापदंड हैं जो भारत को अल्प विकसित की ओर ले गए हैं। ठीक है। अगर इन पर उन्नति हो जाती है तो भारत धीरे धीरे विकास की ओर, विकसित देश की ओर बढ़ सकता है। आगे बढ़ भी रहा है, सुधार हो रहा है। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मतलब कि आर्थिक विकास को कम करने में किसका योगदान है। पहला है आपका अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, बिल्कुल सही है। अनियमित औद्योगिकरण के कारण, बिल्कुल सही है। पश्चात सामाजिक अभिवृद्धि का, बिल्कुल सही है। तो सारे कारण हैं जो कहीं न कहीं आर्थिक विकास को रोकने का काम किए हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए किसमें, तो एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। तो हमारे यहाँ श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में ही हम इसको अपने आप को अर्थव्यवस्था में परिभाषित कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है। ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी है, याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी कब, 2008 में। लेकिन अब भारत जो है, क्योंकि इसमें ऑप्शन नहीं है, तो भारत अब 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो गया है। इसकी लिस्ट आपको यहाँ दे दी गई है। तो शुरू के टॉप 4 देश कौन है, इनको याद रखिएगा। ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो भारत पहले 5वें पे था, लेकिन चूंकि 2008 में क्वेश्चन पूछा गया था, अब भारत 4थे नंबर पर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर नंबर 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। लिस्ट देख करके आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है, 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या है। ठीक है। तो याद रखना, उदारीकरण, भूमंडलीकरण और निजीकरण तीनों था। इसको हम एलपीजी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो याद रखना, जब आर्थिक नीति लाई गई थी 1991 की, मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे। तो याद रखना, उदारीकरण लाया गया, निजीकरण लाया गया और भूमंडलीकरण, इसे हम वैश्वीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ठीक है। तो इसके द्वारा किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में आर्थिक सुधार के जनक कौन थे, क्या लेना, पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि यही मुख्य प्रधानमंत्री थे और इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था। लेकिन इसमें मुख्य भूमिका मनमोहन सिंह ने निभाई थी, लेकिन माना किसको जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव को। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कौन सा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कौन सा आर्थिक अवसंरचना में नहीं आता है। इनमें कौन सा है जो आर्थिक अवसंरचना में नहीं आता है। तो सड़क, रेलवे और ऊर्जा आएगा, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य ये आर्थिक अवसंरचना में, मतलब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया जाता है। क्या देखना, हम ये दूरसंचार को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि सामाजिक
अवसंरचना पूछा गया है, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास को शामिल करेंगे, लेकिन दूरसंचार को शामिल नहीं करेंगे क्योंकि ये तकनीक का अवसंरचना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का क्या अभिप्राय होता है। तो संयुक्त क्षेत्र का मतलब होता है कि किसी उद्यम में सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों को ही सम्मिलित कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त। तो याद रखना, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि उसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों का योगदान है। संयुक्त क्षेत्र उसे ही कहते हैं जहाँ सरकार और निजी मिलकर के काम करते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में राष्ट्रीय आय का आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है? तो इनमें से कोई नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? याद रखना, पहले केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन जो है कब किया गया था? तो 1951 में किया गया था, जो राष्ट्रीय आय की गणना करता था। ठीक है, कौन? तो याद रखना, उसे हम कहते थे जो है क्या कहते हैं, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO कहते थे। ठीक है, तो याद रखना CSO ये लिखा हुआ है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि याद रखना कि 2019 में जो है ये क्या कहते हैं, CSO को और साथ में NSSO को, इन दोनों को मिला दिया गया और मिलाने के बाद एक नया संस्थान बनाया गया। उसका नाम रखा गया राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय। ठीक है, क्या नाम रखा गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय नाम रख दिया गया और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं NSO कहते हैं। ठीक है, अब यही जो वर्तमान में NSO ही राष्ट्रीय आय के आंकड़ों का डाटा निकालता है। तो यहाँ इसका आंसर कोई नहीं होगा, अर्थात ई हो जाएगा। वर्तमान में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय अर्थात NSO ही राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी करता है। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। पहले ये संस्था थी, अब यहाँ पे राष्ट्रीय क्या लिखा है? भारतीय सांख्यिकी संस्थान लिखा है, नहीं, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, जिसे हमने बताया NSO कहते हैं। तो इसका आंसर इसमें कोई नहीं होगा, क्योंकि अब ये बदल चुका है। 2005 में क्वेश्चन आया था, लेकिन 2019 में चूंकि चेंज हो गया है, तो अब इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत क्या है? तो याद रखना, ये आपका उद्योग है। ठीक है, इन जो है चारों में देखा जाएगा तो उद्योग है, लेकिन वर्तमान में सेवा क्षेत्र का विस्तार सबसे ज्यादा है। तो इसका आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है, कैसे? तो कुल राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी के संबंध में संतोषजनक रही है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या क्या है? तो याद रखना, भारत राष्ट्रीय आय गणना में एक समस्या क्या है? असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र के हम आंकड़े को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा, जो एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत में राष्ट्रीय आय के जो है समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? क्वेश्चन फिर वही आ गया, अलग अलग समय पूछा गया। ये जो है 4 से 5 6 बार क्वेश्चन आ चुका है। तो अब किसके द्वारा किया जाता है? तो याद रखिएगा, अब NSO के द्वारा अर्थात राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर अब कोई नहीं होगा, पहले ये आंसर ये था, अब गलत हो गया है। ठीक है, तो याद रखना 2019 में चेंज हो चुका है, तो आपको उसको याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? ठीक है, तो आर्थिक विकास का सबसे अच्छा जो सूचकांक होता है वो प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति जो है वास्तविक जो आय में वृद्धि होती है, ये आर्थिक विकास को जो है अच्छी तरह से जो है उसको क्या करता है? इंडेक्स में करता है। तो देखना, अगर आर्थिक विकास किसी देश का हो रहा है तो वहाँ की प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होती, जो उसका सबसे महत्वपूर्ण सूचक होता है। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो हिंदू वृद्धि दर यह संबंध किससे है? तो जो आपका GDP से है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, किसी देश की प्रति व्यक्ति आय जो है प्राप्त की जा सकती है। तो किसी देश की जो प्रति व्यक्ति आय कैसे प्राप्त कर सकते हैं? तो याद रखना, राष्ट्रीय आय और जनसंख्या दोनों से। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय और जनसंख्या भाग देने पर हमें किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय का पता चल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार ये क्वेश्चन आता है और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, साधन लागत पर। याद रखना, जो आपका राष्ट्रीय आय होता है, चाहे आपका GDP होता है, वो दो तरह से निकलता है, एक साधन लागत पर, एक वास्तविक जो है आय पर। तो साधन लागत पर जो है
एनएनपी के बराबर क्या होता है? तो याद रखना ये होता है क्या आपका, तो राष्ट्रीय आय होती है। तो इसका ये जो है 70 बीपीएससी एग्जाम पूछा गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है मिलेनियम विकास लक्ष्य किसे शामिल नहीं किया गया है? तो याद रखना जब सतत विकास लक्ष्य नहीं आया था उससे पहले मिलेनियम विकास लक्ष्य था, तो याद रखना ये 2015 तक प्राप्त करना था। तो इसमें जो है पूछा गया इसमें कौन सा शामिल नहीं था, तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति इसमें शामिल नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? तो भारतीय कृषि में सुधार के लिए इनमें कौन सा ऐसा प्रावधान है जो बहुत महत्वपूर्ण है? तो छोटी और खंडित भूमि क्षेत्र कोई मतलब नहीं है, तो गलत हो जाएगा। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण बिल्कुल सही। मशीनीकरण का अभाव नहीं, मशीनीकरण जितना करेंगे उतना कृषि का सुधार और ज्यादा होगा, कृषि में उन्नति बहुत ज्यादा होगी। तो इसका आंसर केवल 2 होगा, केवल 2 सही होगा, बाकी इसमें दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि क्या होती है? तो 1 जुलाई से 30 जून तक का कृषि अवधि होती है। इसी के आधार पर आंकड़े जारी किए जाते हैं। और जैसे भारत का जो वित्तीय वर्ष क्या है, तो भारत का वित्तीय वर्ष आपको सबको पता होगा ये क्या है, तो 1 अप्रैल से, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जो है क्या होता है, तो याद रखना ये वित्तीय वर्ष होता है। यहाँ पूछा क्या गया, कृषि वर्ष, तो कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून चलता है हमारे यहाँ। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो भारत में जो सीमांत कृषि जोत है उसका आकार पूछा गया है। हमारे यहाँ किसान जो किसान होते हैं उनको अलग अलग तरीके से बांटा गया है। तो जो सबसे छोटा है वो आपका क्या होता है, क्या सबसे छोटा होता है, सीमांत किसान सबसे छोटा होता है। तो उसको कितना होता है, तो 1 हेक्टेयर से कम। तो जो 1 हेक्टेयर से भूमि कम होती है उसे हम क्या कहते हैं, सीमांत किसान कहते हैं। और इसके अलावा छोटा किसान किसे कहते हैं, तो आप ये लिस्ट देख लीजिएगा। छोटा जो किसान होता है वो 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत वाले जो किसान होते हैं वो 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत वाले 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत वाले 10 हेक्टेयर से अधिक के किसान होते हैं। तो किसानों को अलग अलग भूमि के हेक्टेयर के आधार पर बांटा गया है। इस लिस्ट को देख के याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा और सब हमें सारी कैटेगरी को याद रखना होगा। तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है यह रबी की फसल के लिए और खरीफ की फसल के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है निर्धारण, मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और याद रखना जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो जो आपका फसल होता है, फसल की बुआई के समय ही जारी किया जाता है, जो है कटाई के समय नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और भारत में चावल उत्पादन के राज्यों के रूप में अवरोही सही क्रम कौन सा, ये पूछा गया है, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में। तो इसमें कोई भी ऑप्शन अब नहीं होगा। तो 2024-25 के आंकड़े के अनुसार चावल उत्पादन में नंबर 1 पे कौन हो गया है? तेलंगाना हो गया है, ये आपको याद रखना है। नंबर 2 पर यूपी हो गया और नंबर 3 पर पश्चिम बंगाल हो चुका है। तो नया डाटा बदल चुका है, इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चौथे नंबर पर पंजाब और 5वें नंबर पर मध्य प्रदेश हो गया है। तो याद रखना ये नया डाटा अलग हो चुका है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे भविष्य में पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे आपका भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? तो इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो उस समय के हिसाब से देखा जाए तो आंध्र प्रदेश था, आज वर्तमान में गुजरात है। इसका आंसर अब गुजरात हो जाएगा, लेकिन इन चारों ऑप्शन देखा जाए तो आंध्र प्रदेश होना चाहिए था। तो यहाँ इसका आंसर डी माना जाएगा, लेकिन अब वर्तमान में गुजरात हो चुका है। नया डाटा, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे आपका भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो जो फूड आपका मैनेजमेंट है उसमें किसका एक उद्देश्य में पूछा गया नहीं है। तो याद रखना, पहला है खाद्यान्नों का वितरण बिल्कुल सही, खाद्यान्नों की खरीद बिल्कुल सही, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव बिल्कुल सही, खाद्यान्नों का निर्यात, ये जो है खाद्य प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, पूछा गया है, एक तरफ दिया है स्तंभ 1 को, दूसरा दिया गया है कि इसमें मिलान करना है कि कौन सी नीति कब शुरू की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला राष्ट्रीय कृषि नीति, राष्ट्रीय कृषि नीति कब शुरू की गई थी? 2000 में। समुद्री मत्स्य नीति कब शुरू की गई थी? 2004 में।
नवीन विदेशी व्यापार नीति कब शुरू की गई थी? तो 2000 याद रखना 14 में। और 7वां वित्तीय आयोग कब आया था? तो 1978 में। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत क्या है? तो संपत्ति का बिहार वर्तमान पूछा गया है, तो वर्तमान में बिहार का संपत्ति का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है? तो अब कृषि हो चुका है। पहले खनिज था, क्योंकि जब झारखंड था तो खनिज था, झारखंड अलग हो गया तो अब कृषि हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में अधिकांश व्यक्ति बेकार है, मतलब बेरोजगार है, किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में। सबसे अधिक कृषि क्षेत्र में ही बेरोजगारी है, और ऐसी बेरोजगारी को प्रच्छन्न या मौसमी बेरोजगारी कहते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो भूमि सुधार जब हुआ था तो उसमें क्या शामिल नहीं है? पहला है आपका बिचौलियों की समाप्ति, बिल्कुल सही। भू जोत का एकीकरण, किस जो खेत थे उनको एक करने का काम किया गया, जिसे हम कहते हैं चकबंदी कहते हैं, इसी को हम चकबंदी कहते हैं। ठीक है, सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया गया, बिल्कुल सही। लेकिन किसानों को मकान ऋण, ये कोई जो है भूमि सुधार का कोई पहलू नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और भूमि सुधार से मेंस में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित की उपलब्धता पर निर्भर है। पहला है बीजों की उच्च पैदावार, किस पर? बिल्कुल सही, यही इसका आंसर होगा। पर्याप्त सिंचाई सुविधा, ये भी हो सकता है। रासायनिक उर्वरक और कीटनाशक, सारे आंसर होंगे, लेकिन पूछा जा रहा है उपलब्धता किस पर निर्भर है, तो पहला आंसर होगा बीजों की उच्च गुणवत्ता पर। अगर बीज अच्छे नहीं होंगे तो सिंचाई सुविधा अच्छी होने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, और उर्वरक कीटनाशक का कोई इस्तेमाल कोई जरूरत नहीं हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो याद रखना जो बीज लाए गए थे वो हरित क्रांति के लिए गेहूं को चुना गया था और चावल को चुना गया था। गेहूं के बीज मैक्सिको से लाए गए थे और चावल के बीज फिलीपींस से लाए गए थे। तो याद रखना पैदावार बढ़ाने के लिए हाइब्रिड बीज लाया गया था, इससे हरित क्रांति को सफलता को पहुंचाया था, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है नाबार्ड उधार देता है किसको? तो नाबार्ड किसको देता है? कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को, जैसे आरबीआई। ठीक है, आरबीआई जो है इसमें आम जनता के खाते नहीं होते हैं, इसमें बैंकों के खाते होते हैं, वाणिज्यिक बैंकों के। वैसे ही कृषि क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन है? नाबार्ड है, जो कृषि और ग्रामीण विकास के बैंकों को ऋण देता है। तो जो हैसियत आरबीआई की है वही हैसियत नाबार्ड की है कृषि क्षेत्र में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में कृषि पुनः वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? तो कृषि क्षेत्र में वित्त देने के लिए सबसे बड़ा बैंक कौन है? तो जो है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, इसी को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं नाबार्ड कहते हैं, जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना की अवधि में की गई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि छठी पंचवर्षीय योजना की कालावधि कितनी थी? तो याद रखना 1980 से लेकर के और 1985 तक छठी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और यह भी याद रखना ये नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना जुलाई 1982 में हुई थी, तो छठी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, लिखा है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के रूप में की जा सकती है जो सक्षम बनाती है। याद रखना जो मानव पूंजी है वो किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला आपका है किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ज्ञान में वृद्धि करने से कोई मतलब ही नहीं है। कौशल स्तरों में वृद्धि करने को, ठीक है, ये हो सकता है। और आपका है देश के लोगों में ज्ञान, कौशल और क्षमता को बढ़ाने के लिए में वृद्धि करना। तो चूंकि यहाँ कौशल यहाँ भी दिया है, कौशल यहाँ भी दिया है, तो याद रखना ज्ञान मतलब अर्थात शिक्षा, दूसरा आपका है कौशल स्किल, और तीसरा क्षमता मतलब स्वास्थ्य हो जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल मिलाकर के ही मानव पूंजी निर्माण हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल 4 होगा, ठीक है, जो इसमें सही है। तो मानव पूंजी निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल से हो सकता है। तो इसका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? केवल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया था? तो 1956 में। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धियों को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। याद रखना
जो भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है। ठीक है, अब यहाँ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय दिया है, जबकि इसका कर्ता कौन है, तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय करता है, अर्थात NSO करता है, जिसकी स्थापना 2019 में की गई है। तो इसका जो आंसर के इनमें से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना NSO अब करता है क्या, औद्योगिक क्षेत्र के सूचकांक को जारी करता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें याद रखना। और याद रखना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के जो आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा है वही इसको जारी करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर ई हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक तरफ दिया गया है इसमें क्या कहते हैं, संस्थाएं मतलब बैंक हैं, उनकी स्थापना दिया गया है, और दूसरी तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, जिसको हमें अच्छे से याद रखना है, जो कि अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो गलत ना होने पाए। ठीक है, तो पहला आपका है, अगर देखा जाए तो पहला है 1955 में किसकी स्थापना की गई थी। तो 1955 में जो स्थापना की गई थी, तो याद रखना भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना की गई थी। दूसरा है आपका 1964 में, तो 1964 में किसकी स्थापना की गई थी, तो 1964 में स्थापना की गई थी आपका भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की। 1982 में किसकी स्थापना की गई थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो 1982 में स्थापना की गई थी आपका किसका, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना की गई थी। ठीक है, और आपका 1987 में औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना की गई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको हमें अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आजकल पूछने लगे हैं, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को हमें बहुत अच्छे से देखने की जरूरत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, सरकार की नीति मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। तो मेक इन इंडिया जो अपनाया गया था, तो इसका उद्देश्य क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मेक इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो है भारत सरकार का एक योजना के रूप में है। पहला आपका है नौकरशाही के ढीलापन को दूर करना। ठीक है, दूसरा है लाल फीताशाही को हटाना, विनिर्माण की लागत को कम करना, उत्पादन को प्रतियोगी बनाना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। उत्पादन को प्रतियोगी बनाना था और स्वदेशी को अपनाना था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन सा एक औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहकी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, औद्योगिक विकास की बात की जाए तो मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप चारों हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि चारों जो है क्या हो जाएंगे, क्योंकि यह नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें चारों हैं। ठीक है, जो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र मतलब होता है जो जैसे मजदूर, जो वर्ग किसी क्षेत्र में काम करते हैं। तो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किस उद्देश्य से सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू की गई थी। तो याद रखना, वृद्धावस्था पेंशन दिया जाए उनको, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा उनको दिया जाए और स्वास्थ्य बीमा दिया जाए। उपयुक्त में से डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। जो फैक्ट्रियों में काम करते हैं उन्हें हम संगठित क्षेत्र के मजदूर कहते हैं, और जो किसी क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें हम असंगठित कहते हैं। तो उनको ना पेंशन मिलता है, ना बीमा मिलता है, ना स्वास्थ्य मिलता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ था। जब देश का विभाजन हुआ था तो सबसे ज्यादा क्या प्रभावित हुआ था, तो जूट और कपास उद्योग। क्यों, क्योंकि जो कपास का क्षेत्र था वो सिंध वाले पाकिस्तान में चला गया, पश्चिमी पाकिस्तान में, और जूट चला गया आपका बांग्लादेश वाले क्षेत्र में। तो ये सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं। तो सबसे अधिक जो है किस उद्योग में लोग काम करते हैं, इन चारों ऑप्शन में देखा जाए तो सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा, कपड़ा उद्योग में लगभग 20 करोड़ लोग काम करते हैं। ठीक है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मिला करके। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कृषि क्षेत्र होता तो वो हो जाता, लेकिन यहाँ चूंकि कृषि क्षेत्र नहीं दिया तो इसका यहाँ चारों उद्योग दिए गए हैं, तो यहाँ इसका आंसर कपड़ा उद्योग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत में सबसे प्राचीन जो है बृहत स्तरीय उद्योग कौन सा है, तो कपास उद्योग। कपास उद्योग हमारे यहाँ सबसे प्राचीन है। ठीक है, सबसे पुराने समय चला आ रहा है। नेक्स्ट आपका है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं, कोयम्बटूर में। तो कोयम्बटूर को याद रखना, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर गन्ना उत्पादन के लिए भी जाना जाता है, और यहाँ पर कपास उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, सूती यहाँ वस्त्र के कारखाने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, कपास उद्योग जिन
कच्चे मालों पर आश्रित हैं वो कौन से हैं? तो भार ह्रास मूलक उद्योग होते हैं। ध्यान रखना, कपास अगर बहुत दिन तक रखेंगे तो ये खराब हो जाती है, तो उससे जो है फिर रुई से कपड़े नहीं बन सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में कोर उद्योग किसे कहते हैं? तो टोटल 8 उद्योग हैं जिसे कोर उद्योग कहा जाता है। आप लिस्ट को देख लीजिएगा। तो विद्युत, पेट्रोलियम पदार्थ और कोयला, ये तीनों हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। तो 8 प्रमुख उद्योग जिन्हें कोर उद्योग कहते हैं, लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा, भविष्य में और आगे भी पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में औद्योगिक वित्त का कौन सा इनमें से स्रोत नहीं है? तो औद्योगिक वित्त का कौन सा स्रोत नहीं है? तो भारतीय औद्योगिक वित्त निगम है, राज्य वित्त निगम है और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, लेकिन नाबार्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नाबार्ड केवल जो है किसके लिए ऋण देता है? ये कृषि के लिए देता है। और यहाँ पूछा क्या गया है? उद्योगों के लिए वित्त की व्यवस्था। तो औद्योगिक वित्त की व्यवस्था नाबार्ड नहीं करता। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र राष्ट्रीय मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का होता है, जिसे हम कहते हैं सेवा क्षेत्र कहते हैं। इसका लगभग 60% योगदान है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है? तो राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत सेवा क्षेत्र है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, पिछले दशक के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का महत्वपूर्ण विकास हुआ है? तो तृतीय क्षेत्र का। तो याद है, सेवा क्षेत्र का विकास भारत में बहुत तेजी से हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था में 60% योगदान है इसका। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश क्या हो जाता है? तो याद रखना, बढ़ जाता है। तो याद रखना, जैसे जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है, विकसित होती है, तो सेवा क्षेत्र का विस्तार बढ़ता जाता है। तो भारत जैसे जैसे विकसित देश की ओर बढ़ रहा है, तो 60% योगदान किसका हो गया है? सेवा क्षेत्र का हो गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो गैर योजना व्यय जो होता है, जो पैसा योजना पर ना खर्च करके किसी अन्य क्षेत्र पर खर्च करते हैं, उसे हम कहते हैं गैर योजना व्यय कहते हैं। तो सबसे बड़ा क्षेत्र क्या है? व्यय ब्याज भुगतान पर। तो जो हम व्यय और ब्याज भुगतान करते हैं, इसे हम गैर योजना व्यय कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी हो जाएगा। तो सबसे बड़ा पैसा भारत इस क्षेत्र पर खर्च भी करता है, ऋण देने में, जो ऋण का ब्याज देने, भुगतान करने में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? तो भारत की सार्वजनिक निधि में जमा होती है। राष्ट्रीय बचत जो प्रमाण पत्र बेचा जाता है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो जो राजकोषीय घाटा होता है वो किसके बराबर होता है? तो कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ठीक है। तो राजकोषीय घाटे से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका है, जीएसटी परिषद का चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन होता है? तो जीएसटी परिषद बनाई गई है, तो उसका जो है आपका चेयरपर्सन कौन है, ये पूछा गया है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। ये आपका 17 बीपीएससी एग्जाम पूछा गया, बहुत सरल क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, वस्तु और सेवा कर के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या होता है? ठीक है। तो इसका अर्थ होता है जो है वह दर जिस पर राज्य और केंद्र के लिए एक कर राजस्व होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? राजस्व तटस्थ कर दर कहते हैं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका राजकोषीय घाटा। ठीक है, राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। तो राजकोषीय घाटा का जो सुझाव दिया था वो किसके द्वारा दिया गया था? चिलैया समिति के द्वारा दिया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उपकरण है? तो राजकोषीय नीति किन किन चीजों से कंट्रोल की जाती है? तो उन्होंने पूछा एक उपकरण कौन सा है? तो कर द्वारा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर राजकोषीय नीति का एक महत्वपूर्ण जो है क्या है? तो एक याद रखना, एक बहुत बड़ा उपकरण है जिसके माध्यम से सरकार राजकोषीय नीति का निर्धारण करती है। कि 17 बीपीएससी एग्जाम पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी कौन है? तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए ये कौन जिम्मेदार है? तो वित्त मंत्रालय जिम्मेदार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? तो भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है प्रत्यक्ष कर, और प्रत्यक्ष कर में आयकर और आपका जो है क्या कहते हैं जीएसटी, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो आयकर सबसे बड़ा स्रोत है सरकार की आय में। नेक्स्ट आपका है, भारत में आय का सबसे प्रत्यक्ष बड़ा स्रोत क्या है? तो प्रत्यक्ष कर है। ठीक है, वही क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय प्राप्त होती है? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन उसी तरह का है, व्यक्तिगत आयकर इसी कहते हैं, आयकर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, ब्याज भुगतान एक आइटम है, मतलब एक पहलू है, एक क्या है? तो याद रखना ब्याज भुगतान क्या है? तो ब्याज भुगतान याद रखना राजस्व व्यय। तो जो राजस्व व्यय होता है तो कहीं ना कहीं से ब्याज भुगतान, और ब्याज भुगतान कहाँ करते हैं? जैसे मान लिया हमने जो है विश्व बैंक से लोन ले लिया तो उसका ब्याज हमें कहाँ भुगतान करना पड़ता है? जो है आपका बजट से, जो बजट पेश होता है उसमें इसका मेंशन होता है कि कितना पैसा मैंने ब्याज भुगतान में किया है, तो यह राजस्व व्यय होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकोषीय घाटा क्या है? तो राजकोषीय घाटा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो राजकोषीय घाटा क्या है? तो बजटीय घाटे का योग और सरकार का ब्याज, बाजार ऋण और दायित्व, इसी को हम क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? तो राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो राजस्व घाटे का मतलब क्या होता है? तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। तो जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण ना करें उन्हें हम राजस्व घाटे में शामिल करते हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना ये 1994-95 में शुरू किया गया था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने के लिए जो है तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो बजट याद रखना, जो बजट होता है बजट घाटे को पूरा करने के लिए पहले ये क्या कहते थे? तदर्थ ट्रेजरी बिल लाया जाता था। तो याद रखना ये 31 मार्च 1997 को समाप्त कर दिया गया। अब घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करने के लिए क्या करते हैं? हिनार्थ प्रबंधन का यूज करते हैं। हिनार्थ प्रबंधन का यूज करते हैं। ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब बजट पेश होता है तो बजट में एक तरफ व्यय होता है, एक तरफ आय होती है। सरकार पहले व्यय करती है और आय बाद में देखती है, लेकिन एक आम इंसान पहले आय देखता है और तब व्यय करता है। जैसे आप बाजार जाते हैं तो अगर आपके पास 100 रुपया है तो 100 रुपये का ही सामान खरीदेंगे, उससे ज़्यादा नहीं खरीद सकते, नहीं तो उधार हो जाएगा। तो आपका जो है खरीदने का, आपका बिक्री का जो है लिमिट हो गया, क्योंकि आप आय दे के काम करते हैं। सरकार आय दे के काम करेगी तो जनता की भलाई का काम नहीं कर पाएगी। सरकार क्या करती है? पहले व्यय करती है। जब व्यय करती है, लोन ले लेकर के व्यय करती है। अब मान लिया सरकार ने व्यय किया 150 रुपये का और लास्ट में सरकार ने अपनी आय देखा तो आय सरकार को कितनी मिली? 100 रुपया। अब 50 रुपये का क्या हो गया? घाटा हो गया। तो जो 50 रुपये घाटा हो गया, इस घाटे को पूरा करने के लिए हिनार्थ प्रबंधन किया जाता है और इस 50 रुपये के मूल्य का सोना रख करके इतने मूल्य का पैसा छाप दिया जाता है आरबीआई द्वारा और घाटे को पूरा कर लिया जाता है। ठीक है, तो हिनार्थ प्रबंधन अब यूज होता है। तो इसका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं तो याद रखना इसका आंसर डी होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी बताया था डी होगा, जो इसकी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आपका है, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया? तो रेल बजट और आम बजट पहले अलग अलग पेश होता था। अब याद रखना 2017 में मोदी सरकार ने दोनों को एक कर दिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विगत वर्षों में भारत में केंद्र सरकार का सर्वाधिक संपूर्ण व्यय किस क्षेत्र में हुआ है? तो सबसे अधिक व्यय अगर देखा जाए तो विकास पर हुआ है, डेवलपमेंट पे सबसे अधिक व्यय किया गया है। नेक्स्ट आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सरकार का कर नहीं है? कौन सा ऐसा है जो केंद्र सरकार का कर नहीं है? भूमि कर। जो भूमि राजस्व होता है ये राज्य का है। बाकी तीनों आयकर, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के तीनों किसका है? केंद्र सरकार का है। अब केंद्र सरकार के कर कौन से हैं, राज्य के कौन से हैं, लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपका है, कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उससे प्राप्त आय को केंद्र और राज्य में विभाजित कर दिया जाता है? तो केंद्र सरकार ही वो कर लगाती है लेकिन केंद्र और राज्य में पैसा बांट लिया जाता है। वो आपका है कौन सा? तो याद रखना इनमें से कोई नहीं, कोई ऐसा कर नहीं है। तो आयकर
आयात शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और निगम कर तीनों केंद्र सरकार का है। अगर हम इनमें से कोई नहीं है तो जीएसटी हम कह सकते हैं। जीएसटी जो है आपका, ये जो है एक तरह का क्या है, तो एक तरह का ऐसा कर जो केंद्र सरकार लगाती है लेकिन केंद्र राज्य में बांट लिया जाता है। तो यहाँ इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन से दो परोक्ष कर हैं? तो प्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं और अप्रत्यक्ष कर कौन से होते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो पूछा गया है इसमें कौन सा अप्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो बिक्री कर और उत्पाद शुल्क क्या है, ये अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर कौन कौन से होते हैं, लिस्ट देख करके याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो गलत ना होने पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है, निम्नलिखित प्रत्यक्ष करों में से किस कर से सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? तो आयकर से सबसे ज्यादा प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है, इसकी पहचान करनी है। वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय, गलत हो जाएगा, यह एक संवैधानिक निकाय है, ना कि संविधिक निकाय है। और संविधिक निकाय उसे कहते हैं जिसको संविधान में अधिनियम द्वारा जोड़ा जाता है, और वित्त आयोग पहले से संविधान में है। संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग को स्थापित किया जाएगा, बिल्कुल सही है। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रकृति में केवल सलाहकारी होती है, बिल्कुल सही है। और पहला वित्त आयोग 50 में नहीं 1951 में शुरू किया गया था, तो इसका आंसर 2 और 3 हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का इसमें कौन सा उपकरण नहीं है, ये पूछा गया है। तो ब्याज दर इसमें नहीं है। करारोपण, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण, ये तीनों राजकोषीय नीति को कंट्रोल करते हैं, जबकि ब्याज दर से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था, तो याद रखना ये हो आपको कौन थे, तो सी रंगराजन थे। तो याद रखना इस समय 16 वित्त आयोग बन चुके हैं, तो 16 वित्त आयोग के सबके अध्यक्ष कौन कौन है, ये लिस्ट दे रहा हूं, आप इनको देख करके याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? तो जनसंख्या वृद्धि नियोजन का उद्देश्य नहीं है, अर्थात पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि नहीं है। ठीक है, जबकि आत्मनिर्भरता, औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारत में मध्य अर्धशतक, ठीक है, में अपनाए गए महालनोबिस मॉडल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारी उद्योगों की स्थापना को पूंजी सघन बनाना। इसका मतलब ये हो गया द्वितीय पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के जो मॉडल था ये महालनोबिस मॉडल पे था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। इसमें भारी उद्योगों को विकास पे बल दिया गया था। नेक्स्ट आपका है, भारत का योजना आयोग कैसा है? तो भारत का जो योजना आयोग था वो कैसा संस्था था? तो एक जो है ये एक सलाहकारी बोर्ड था, अब इसको समाप्त कर दिया गया, इसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, योजना आयोग गठन कब किया गया था? तो इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते थे? तो प्रधानमंत्री होते थे, अब उसी को हम नीति आयोग कहते हैं। नेक्स्ट आपका है, भारत सरकार के नीति आयोग को आर्थिक नीति निर्धारण का चिंतन समूह थिंक टैंक कहते हैं। तो नीति आयोग का पूरा नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, क्या रखना, इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसमिशन इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान इसका नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और इसका भी अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, इनमें से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का हिस्सा नहीं है? उसमें कौन पूछा गया है? तो यहाँ पे याद रखना कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो याद रखना पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, नीति आयोग के सचिव। दूसरा है योजना और जो है कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के सचिव। नीति आयोग के उपाध्यक्ष, भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो इसमें नीति आयोग का उपाध्यक्ष नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। इसके अलावा भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष भी इससे शामिल नहीं होते हैं। तो याद रखना इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था? तो नीति आयोग अस्तित्व में कब आया था, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट आपका है, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो छठी पंचवर्षीय योजना जो है 80 से 85 तक चली थी, तो इसमें कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? एकीकृत ग्रामीण विकास। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो किस पंचवर्षीय योजना में कौन सी योजना शुरू की गई है, ये भी पूछा जाता है, जो आगे हम आपको कराएंगे।
नेक्स्ट आपका है राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी किसके द्वारा? तो रोलिंग प्लान की अवधारणा याद रखना जनता सरकार ने लागू किया था। कब याद रखना? ये लागू किया गया था 1979 से लेकर के 80 तक, ठीक है, मतलब 78 से 80 तक लागू किया गया था, रोलिंग प्लान लागू किया गया था। ये जो है मोरारजी देसाई की जो है पहल थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में योजना अवकाश की अवधि क्या थी? मतलब योजना अवकाश मतलब उसमें योजना लागू नहीं थी, तो 1966 से 69 तक योजना अवकाश की अवधि थी। इसके अलावा 1990 से लेकर के और 1992 में भी योजना अवकाश की अवधि थी, तो 2 बार योजना अवकाश की अवधि है, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो रखना समाविष्ट आर्थिक विकास, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारतीय अर्थव्यवस्था में किस पंचवर्षीय योजना का काल के दौरान कीमत स्तर घट गया था? तो इसका आंसर प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका है पंचवर्षीय योजना की कौन सी अवधि सत्य नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो याद रखना पहला आपका कौन सा है? पहली पंचवर्षीय 51 से 56 तक बिल्कुल सही है। दूसरी आपका 56 से 61 तक बिल्कुल सही। तीसरी 61 से 66 बिल्कुल सही है। और चौथी जो पंचवर्षीय योजना थी वो 66 से लेकर के 71 तक नहीं थी, ठीक है। तो जो याद रखना 1966 से लेकर के और 1969 तक योजना अवकाश था। इसके बाद 1969 से लेकर के और 74 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी, तो इसका आंसर इसमें डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है। तो भारत की जो नियोजित अर्थव्यवस्था है वो किस पर आधारित है? मिश्रित अर्थव्यवस्था पर, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों मिलकर काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका 8वीं पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता देती है किस पर? तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना है वो प्राथमिकता किस पे देती है? रोजगार बढ़ाने पर, इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी आपका याद रखना 92 से 97 थी। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं योजना जो है पंचवर्षीय योजनाओं से, तो हमें उनको अच्छे से करने की जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन देता है कौन? तो पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम अनुमोदन होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा होता है और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है पंचवर्षीय योजना में जो मसौदे को मतलब प्रारूप को अंतिम रूप कौन स्वीकृति प्रदान करता है? तो याद रखना राष्ट्रीय विकास परिषद, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में योजना अवकाश था, ठीक है। तो योजना अवकाश कब था? क्वेश्चन कई बार आ चुका है। तो याद रखना 1966 से लेकर के और 69 तक था। इसके बाद एक 1990 से लेकर के और 92 तक 2 बार योजना अवकाश था, ठीक है। नेक्स्ट आपका है भारत की 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? 97 से 2002 और इसका लक्ष्य क्या था? सतत विकास था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जिला नियोजन और विकास परिषद का प्रधान कौन होता है? तो याद रखना जिला नियोजन और विकास परिषद का जो प्रधान होता है वो जिला नियोजन पदाधिकारी होता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित विकल्पों में से सही युग्म को चुनना है हमें। ये 70 बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। पहला आपका चौथी पंचवर्षीय योजना सेवा स्तर पर ध्यान दिया गया था, ठीक है, तो याद रखना ये गलत हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना उद्योग पर आधारित थी, गलत हो जाएगा, गरीबी पे थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण पर थी, नहीं, कृषि उद्योग दोनों पर थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर थी, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी मैं आगे बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन विषय किसका है? तो याद रखना ये समवर्ती सूची का विषय है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? तो पीसी महलनबीस ने तैयार किया था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये इसी मॉडल पर आधारित थी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसकी अवधि 2002 से 2007 तक थी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए हो जाएगा। तो याद रखना इस पार्ट 1 में इकोनॉमिक्स में हमने 105 क्वेश्चन किया है, दूसरे पार्ट में सारे क्वेश्चन मैं करा दूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछेगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।